गुड मॉर्निंग 8th क्लास स्टूडेंट। स्वागत है आपका ऋतु एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, क्लास 8th। फाइबर मीन्स क्लोथ। द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फाइबर। जो भी क्लोथ्स आप पहनते हैं वो फाइबर से बने होते हैं, ठीक है। फैब्रिक आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। फैब्रिक जो होता है वो फाइबर से बना होता है, ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्स। नेचुरल सोर्स से और आर्टिफिशियल सोर्स से। अब क्या मतलब है नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज का, ये आपको लिस्ट भी बनानी है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे नेम द आर्टिकल क्या नेम दे सकते हो, आपको नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों ही बताने होंगे। तो स्टार्ट हम करते हैं। पहला आप देते हो कॉटन। आप सबको मालूम है कि कॉटन जो होता है उससे धागा बनता है, थ्रेड बनता है, और धागे से थ्रेड से कपड़े बनते हैं, ठीक है। तो कॉटन कौन सा है, नेचुरल या आर्टिफिशियल? कॉटन है नेचुरल, क्योंकि कॉटन फील्ड में लगाया जाता है। कॉटन के प्लांट्स होते हैं, उस पे फ्लावर आता है और फ्लावर में कॉटन लगती है, ठीक है। सेकेंड सिल्क जो शहतूत फ्रूट होता है, शहतूत के पेड़ पर एक सिल्क वॉर्म होता है, कीड़ा होता है सिल्क का, जो कि सिल्क प्रोड्यूस करता है। तो ये भी नेचुरल हुआ, ठीक है। थर्ड आप लेंगे वूल। जैसे कि वूल कहाँ से बनती है, जैसे पश्मीना वूल है, वो कहाँ से बनती है? भेड़ों की, शीप की जो बाल होते हैं उसकी स्किन के ऊपर उनको कट किया जाता है, ठीक है। तो उसे ये भी नेचुरल है, तो उससे पश्मीना वूल बनती है। फोर्थ आप लेंगे, अब हम कुछ आर्टिफिशियल ले लेते हैं, जैसे कि नायलॉन जो घर में कर्टन है, ठीक है, और नायलॉन के कपड़े होते हैं वो आर्टिफिशियल। नायलॉन किससे बनता है? कॉल से, एयर से और वाटर से। तो इससे आर्टिफिशियल तरीके से मीन्स इंडस्ट्री में नायलॉन तैयार किया जाता है। और ये वूल जो है वो भेड़ की जो स्किन के ऊपर बाल होते हैं उससे, सिल्क भी पेड़ पर होता है सिल्क वॉर्म, और कॉटन के प्लांट्स होते हैं। तो ये तीनों नेचुरल हो गए, और नायलॉन हो गया आपका आर्टिफिशियल, ठीक है। और इसके बाद एक और ले लेते हैं रेयॉन। बाकी आप चैप्टर में पढ़ेंगे रेयॉन, ठीक है। तो ये भी आर्टिफिशियल फाइबर है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपको जो ये लिस्ट दी हुई है तो आपको ये इसमें फिल करना है। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर? सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? जैसे अभी मैंने आपको बताया, सिंथेटिक फाइबर जो इंडस्ट्री में तैयार किया जाता है लार्ज स्केल पर, बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है। तो जैसे अभी आपके बुक में आपको दे रखा है, एक आपको गले की माला दिखाई दे रही है और छोटे छोटे मोती मिलकर। तो ये क्या हुआ, छोटे छोटे जो बीड्स हैं, मोती हैं, ये रिपीट हो रहे हैं। मतलब पहले आपने धागे में एक मोती डाला, दूसरा मोती, तीसरा मोती, इस तरह से आपने एक माला बना दी। या फिर ये जो पेपर क्लिप्स होते हैं, ठीक है, इस क्लिप्स को आपने जोड़ के एक चेन बना दी है। तो आपने और कुछ नहीं इसमें ऐड किया, सिर्फ पेपर क्लिप्स हैं या फिर सिर्फ यहाँ पे बीड्स हैं। तो ये क्या हुआ, अगर मैं एक बीड की बात करूं, एक मोती की बात करूं, ये तो हो गया मोनोमर, ठीक है, ये तो हो गया मोनोमर। और अगर मैंने पूरे मोती इसमें थ्रेड में लगा के एक माला बना दी तो ये पॉलीमर। पॉली मतलब बहुत सारे, मोनो मतलब सिंगल। तो सिंगल को रिपीट कर करके मैंने क्या बना दिया, पॉलीमर। तो यहाँ पे भी ये जो पेपर क्लिप है, सिंगल को रिपीट करके, मतलब रिपीटेड यूनिट्स ऑफ मोनोमर की, मोनोमर मतलब सिंगल बनाकर, मोनोमर को जोड़कर क्या बन जाएगा, पॉलीमर। बहुत सारे, पॉली मतलब बहुत सारे। तो सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट। छोटी स्मॉल यूनिट्स को की चेन बनानी है, यूनिट्स जॉइन टुगेदर, उनको जोड़कर, ठीक है। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। हर एक छोटी यूनिट जो है वो केमिकल सब्सटेंस है। ये तो एग्जाम्पल था आपको बताने के लिए, ठीक है। Each small unit is actually a chemical substance. Many such small unit combine to form a large single unit. छोटे स्मॉल यूनिट मिलकर कंबाइन होकर एक लार्ज यूनिट बना देती है। अब एक पेपर क्लिप की चेन और ये जो माला है, ये नेकलेस है, जो ये लार्ज यूनिट बन गई है, इसे बोलते हैं पॉलीमर। पॉलीमर
जो है ग्रीक वर्ड है, ग्रीक एक लैंग्वेज है, ठीक है। पॉली मीन्स मैनी, मर मतलब पार्ट्स या यूनिट, बहुत सारे पार्ट्स, बहुत सारे यूनिट। तो पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। पॉलीमर क्या होते हैं बच्चों? पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। मैनी रिपीटिंग यूनिट्स, रिपीट क्या हो रहा है यहाँ पे? छोटे छोटे मोनोमर रिपीट हो रहे हैं, मोनोमर रिपीट हो रहे हैं और क्या बन रहा है? पॉलीमर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। उससे पहले हम पॉलीमर अकर इन नेचर, पॉलीमर नेचर में भी होता है, जैसे कि कॉटन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको। फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। ग्लूकोज का फॉर्मूला है यहाँ पे C6H12O6, ठीक है। तो ग्लूकोज के छोटे छोटे यूनिट्स मिलकर बहुत बड़ा सेलुलोज बनाते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, रेयन। You have to read in class 7 that silk fiber obtained from silkworm। ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, आई थिंक 2nd-3rd क्लास में भी आ जाता है, ठीक है। सिल्क फाइबर obtained from silkworm was discovered in China, was kept as a closely guarded secret for a long time। Fabric obtained from silk fiber was very costly। सिल्क का जो इंसेक्ट होता है वो शहतूत के पेड़ पर होता है, तो वो जो सिल्क प्रोड्यूस करता है वो बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल प्राकृतिक होती है और वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होती है, ठीक है। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी। उसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा होता है। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। अब बात यह कि इतना महंगा बहुत कम लोग खरीद पाते हैं, इसलिए क्या होता है कि साइंटिस्ट ने क्या किया, सिल्क को आर्टिफिशियल तरीके से भी बनाना शुरू किया, जो कि बहुत ही चीप रेट में होता है, बहुत ही सस्ता होता है। तो साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। एक ऐसा फाइबर बनाया जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सिल्क जैसी होगी। सच फाइबर वाज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। जो भी वुड पल्प होता है, लकड़ी का पल्प, पेड़ों की लकड़ी का पल्प, उसमें उसके साथ केमिकल्स का ट्रीट करके, केमिकल के साथ उसकी रिएक्शन करवा के जो सिल्क मिला वो है आर्टिफिशियल सिल्क। उसे रेयन भी बोला जाता है और आर्टिफिशियल सिल्क एक ही बात है। ऑल्दो रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स वुड पल्प। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, रेयन कहाँ से मिला? रेयन क्या है? रेयन खुद तो एक आर्टिफिशियल सिल्क है, लेकिन कहाँ से मिलता है? नेचुरल सोर्स से। नेचुरल सोर्स कौन सा? वुड पल्प, पेड़ों की लकड़ी के पल्प से, ठीक है। तो रेयन खुद एक आर्टिफिशियल सिल्क है, लेकिन कहाँ से मिलता है, कहाँ से इसे प्राप्त करते हैं? नेचुरल सोर्स वुड पल्प से, ठीक है। येट इट इज मैन मेड फाइबर। बल्कि अब आपको पता चल गया कि रेयन को कौन बना रहा है? मैन मेड फाइबर। वुड पल्प में कुछ केमिकल ऐड करके रेयन बनाया जा रहा है। इट इज चीपर देन सिल्क। ये सिल्क से सस्ता है। कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर। बिल्कुल सिल्क फाइबर की तरह दिखता है और इसे पहना जाता है। इट कैन आल्सो बी डाइड इन वाइड वैरायटी ऑफ कलर। और इसे डाई मतलब कलर किया जाता है, ठीक है। कपड़े को पहले व्हाइट कपड़े को जैसे डाई करते हैं उस तरह से डाई किया जाता है, ठीक है। रेयन इज मिक्स्ड विद कॉटन। रेयन को जब कॉटन के साथ मिक्स किया जाता है तो बेडशीट, और मिक्स विद वूल, ऊन के साथ मिक्स किया जाता है तो वो कारपेट की तरह बनता है। यस, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन राइज हो रहा है। रेयन इज मिक्स्ड विद कॉटन। जब रेयन को मिक्स किया जाता है कॉटन में तो बेडशीट तैयार हो रही है, और जब रेयन को मिक्स किया जाता है वूल, ऊन में, तो कारपेट तैयार हो रहे हैं। देखिए कारपेट, ठीक है। नाउ नायलॉन। नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। In 1931 it was made without using any natural raw material from plant and animal। ये बनाया गया विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। किसी भी नेचुरल रॉ मटेरियल से के बगैर बनाया गया। विदाउट रॉ मटेरियल, जैसे रॉ होता है कच्चा मटेरियल। सपोज मैं आपको सिंपली बताऊं कि हमने बनानी है चेयर, तो चेयर कहाँ से बनेगी? लकड़ी से बनेगी। लकड़ी कहाँ से आएगी? पेड़ से आएगी।
तो पेड़ की लकड़ी होगी रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल को अब हमने चेयर में बदलना है, मतलब लकड़ी से चेयर बनानी है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल समझ में आ गया होगा। तो लेकिन यहाँ पे नायलॉन की बात चल रही है, चेयर की बात नहीं चल रही। तो नायलॉन क्या करता है, नायलॉन कैसे बनाया जाता है, किसी भी रॉ मटेरियल मतलब प्लांट और एनिमल के यूज के बगैर बनाया जाता है। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, देखो कहाँ से बनता है, कोल, कोयला, वाटर, एयर। मतलब ना तो इसमें प्लांट का यूज किया जाता है, ना एनिमल का यूज किया जाता, कोयला, वाटर और एयर से बनता है। इट वॉज फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है। फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर का नाम बताइए, दैट इज नायलॉन। और कब बनाया गया, 1931 में, विदाउट यूज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। ठीक है, तो फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर का नाम बताना है नायलॉन। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट वेटेड। इट वॉज लस्टर, चमकदार होता है, इजी टू वॉश, धोना आसान है। इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स, ये जब बना उसके बाद ये बहुत पॉपुलर हुआ ताकि क्यों, उसके बहुत से क्लॉथ्स बन सके, बहुत से आर्टिकल बन सके। एग्जाम्पल, सॉक्स, रोप्स, रस्सियां, टेंट, टूथब्रश के ब्रिसल्स, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन, जो पर्दे होते हैं। ठीक है, नायलॉन इज, देखिए, इज नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग, क्या नायलॉन फाइबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, दैट वी कैन मेक नायलॉन पैराशूट्स एंड ropes फॉर रॉक क्लाइंबिंग। यस, वी कैन मेक, हम बना सकते हैं। अभी नेक्स्ट पेज पे आई थिंक इसके बारे में दे ही रखा होगा। ये देखिए, पैराशूट, और ये रॉक पर क्लाइंबिंग की जा रही है, चढ़ा जा रहा है। तो ये इतनी मजबूत है, ये नायलॉन की जो रॉप है, रस्सी है, और ये पैराशूट है, पैराशूट के ये जो धागे हैं, ये जो रस्सियां हैं, सब नायलॉन से, ये बहुत ही मजबूत है, इजीली, मतलब, और ये इतना लाइट वेटेड है तभी ये इजीली उड़ पा रहा है, और ये बहुत ही मजबूत है। ठीक है, आल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप फॉर रॉक क्लाइंबिंग। नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रोंगर देन स्टील वायर। अब देखिए, नायलॉन का जो थ्रेड है वो स्टील की तार से भी ज्यादा स्ट्रोंग है। एक्टिविटी 3.1 में आप देखोगे, आपने एक क्लैंप लिया है, ठीक है, और एक स्टैंड लिया है। ये स्टैंड है लोहे का और एक क्लैंप है। आपने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे एक धागे को टाई किया। कौन सा धागा लेना है आपने, पहले कॉटन का धागा लेना है। ठीक है, उसमें आपने वेट हैंग करना स्टार्ट करना है। ठीक है, वेट हैंग करना स्टार्ट करोगे तो आपको देखना है कि कौन सा धागा ज्यादा वेट को सहन कर सकता है, कौन से धागे में हम ज्यादा से ज्यादा वेट को हैंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कॉटन का थ्रेड लिया। ठीक है, आपने इसमें वेट, यहाँ पे वेट लगाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो 1 बाय 1 आप इसमें वेट ऐड करते जाओगे और आपका जो धागा है वो टूट जाएगा। तो कॉटन का धागा टूट जाएगा, फिर आप वूलन का धागा लगाओगे। ठीक है, फिर आप वेट ऐड करोगे, तो आप साथ में गिन लोगे उसे कि आपने कितना वेट, काउंट कर लोगे कितना वेट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप थ्रेड लोगे, कॉटन का, वूल का, सिल्क का, नायलॉन का, तो उसकी थिकनेस, उस धागे की मोटाई और लेंथ सेम होनी चाहिए। अब आपने क्या करना है, जब आप वेट को हैंग करोगे यहाँ पे, तो आपने नोट करना है कि ब्रेक करने के लिए, कॉटन के थ्रेड को ब्रेक करने के लिए कितना वेट रिक्वायर है। नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड। ठीक है, तो आप नोट कर पाओगे, फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि नायलॉन जो है उसमें बहुत ज्यादा वेट लटकाया गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा वेट इसमें डाला गया है। नायलॉन का धागा फिर भी नहीं टूटता। ठीक है, और कॉटन का धागा तो आप आई थिंक हाथ से भी तोड़ देते हो, है ना। तो ये जो एक्टिविटी है बहुत इंटरेस्टिंग है, आप घर पे कर सकते हो। क्लैंप नहीं है तो आप इसे वॉल पे भी हैंग कर सकते हो किसी नेल से या हुक से। हुक से आप कोई भी धागा लटका के उस पे वेट डालने लग जाइए। ठीक है,
या कोई नेल कील से, ठीक है, अगर ये स्टैंड घर पे अवेलेबल नहीं है तो। नेक्स्ट, पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक। पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर फैब्रिक मेड फ्रॉम द फाइबर डज नॉट गेट रिंकल इजिली। ये जो पॉलिएस्टर का जो क्लॉथ होता है उसमें इजिली रिंकल नहीं पड़ते, मतलब सलवटें नहीं पड़ती। इट रिमेन क्रिस्प, ये क्रिस्पी रहता है। इज इजी टू वॉश, वॉश करना इजी है। सो इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, इसलिए ये बहुत अच्छा है ड्रेस मटेरियल के लिए। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिएस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। Terylene is a popular polyester. Terylene also a popular polyester. Terylene. It can be drawn into fine fibers that can be woven like any other yarn. तो टेरिलिन जो है, टेरिलिन भी पॉपुलर पॉलिएस्टर है। तो इट कैन ड्रॉन इनटू वेरी थिन फाइबर, इसको बहुत ही थिन फाइबर बनाने के लिए यूज किया जाता है। माई मदर ऑलवेज बाइज PET पेट बॉटल्स एंड पेट जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। व्हाट इज पेट? PET पॉलीइथाइलिन टेराफ्थेलेट, PHF polyethylene terephthalate. It is very familiar form of polyester. It is used for making bottle, utensil, बर्तन, films, wire and many other useful products. लुक अराउंड, आप अपने चारों तरफ देखिए और एक लिस्ट बनाइए कि पॉलिएस्टर की क्या क्या चीजें हैं। अब आपको पता चल गया अगर बॉटल्स हैं, बर्तन है, वायर है, फिल्म्स हैं और यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं आपके, तो आप एक लिस्ट इजीली बना सकते हो। पॉलिएस्टर, पॉली प्लस एस्टर, इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड एन एस्टर। पॉली मतलब बहुत सारे, स्टार्टिंग में चैप्टर में मैंने आपको बताया ही था कि बहुत सारे छोटी छोटी यूनिट्स मिलके बहुत बड़ी यूनिट बन जाती है। तो यहाँ पे एस्टर, पॉली एस्टर, इसका मतलब किसको आपने बार बार जोड़ा है? एस्टर को, एस्टर को, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, एस्टर का फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड OR। तो अभी आप छोटे हो, अभी आपको इसके बारे में मैं डिटेल नहीं बताऊंगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये जो एस्टर है इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल को लिया हुआ है और पॉलिएस्टर बनाया गया है। एस्टर आर द केमिकल विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। Fabrics are sold by name like polycoat, polywool, terrycoat. As the name suggests, these are made by mixing two types of fiber. Polycoat is mixture of polyester and cotton. देखिए polycoat नाम से ही पता चल रहा है कोट, तो पोलिएस्टर में तो ये आ ही रहा है, तो एस्टर के साथ, पोलिएस्टर के साथ कोट मतलब कॉटन मिक्स किया है। पोलीवूल में पोलिएस्टर के साथ वूल मिक्स करेंगे, समझ रहे हैं आप। तो फैब्रिक को किस नाम से सोल्ड करते हैं, बेचते हैं? पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट, ठीक है। पॉलिएस्टर में कॉटन मिलाएंगे तो पॉलीकोट, पॉलीएस्टर में वूल मिलाएंगे तो पॉलीवूल। वी वियर स्वेटर एंड मैनी शॉल और ब्लैंकेट इन द विंटर। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। ये जो भी हम स्वेटर शॉल पहनते हैं नेचुरल वूल से मोस्टली नहीं बनते हैं क्योंकि वो बहुत महंगा होता है। तो दे अपीयर टू रिजेंबल वूल, वो रिजेंबल मतलब वूल जैसे दिखते हैं लेकिन वो प्योर नहीं होते। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। वो अनदर टाइप के सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं जिसे बोलते हैं एक्रिलिक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि हमारे स्वेटर्स, ब्लैंकेट, शॉल किससे बनते हैं? एक्रिलिक से। वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव। जो नेचुरल सोर्सेज से वूल बनता है, जैसे भेड़ के ऊपर के जो बाल होते हैं स्किन पर, उनसे, तो वो बहुत ही महंगा पड़ता है। वेयर एज क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्रिलिक आर रिलेटिवली चीप। जो एक्रिलिक से क्लोथ्स बनते हैं वो चीप, सस्ते होते हैं। दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर। बहुत सुंदर सुंदर और बहुत सारे कलर्स में ये मार्केट में अवेलेबल है। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं बहुत ड्यूरेबल और अफोर्डेबल होते हैं, मतलब ये सस्ते तो होते हैं, इजीली आप अफोर्ड कर सकते हो, खरीद सकते हो। ड्यूरेबल मतलब बहुत लंबे टाइम तक चलने वाले होते हैं। अब आपको पता ही है
ये स्वेटर्स वगैरह फटते ही नहीं, 10-10 साल भी निकाल जाते हैं। विच मेक दैम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर। तो इसलिए ये नेचुरल फाइबर के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ये ज्यादा चलते हैं और सस्ते हैं, इजिली खरीदे जा सकते हैं। ठीक है। You have readily performed an activity of burning natural and synthetic fibers. What you observe, you have already performed. आप क्लास 7th में 3.6 एक्टिविटी होगी, 3rd चैप्टर में है, तो आप परफॉर्म करके आपको टीचर ने दिखाया हो शायद। तो आप देखिए कि एक्टिविटी ऑफ बर्निंग, आप वैसे ही बर्न करके देखिए नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर को, तो आपको क्या डिफरेंस नजर आएगा। व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नेचुरल फाइबर। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग। सिंथेटिक फाइबर को आप गर्म करते ही वो मेल्ट होने लगेगा। दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज। ये एक डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर की, क्योंकि अगर सिंथेटिक फाइबर फायर कैच कर लेता है तो एक ये डिजास्टर बन जाता है, क्योंकि ये जो फैब्रिक है जल्दी पिघल जाता है और बॉडी को चिपक जाता है, जिससे पर्सन जल जाता है। तो हमें किचन में काम करते टाइम या लेबोरेटरी में वर्क करते टाइम कभी भी सिंथेटिक फाइबर नहीं डालना चाहिए। ठीक है। ऑल सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ऑरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल से ये तैयार किए जाते हैं। सिंथेटिक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, इमेजिन दैट इज अ रेनी डे, व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला यू वुड यूज, व्हाई। सिंथेटिक फाइबर प्रोसेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक विच मेक दैम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। जो अम्ब्रेला यूज करते हैं वो भी सिंथेटिक फाइबर है, ड्रेस मटेरियल भी। दे ड्राई अप क्विकली। अब देखो अम्ब्रेला आप ले जाते हो बारिश में, क्या वो गीला होता है? ऊपर से गीला होता है बट वो नीचे से गीला नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर वो पानी को पास आउट नहीं करता, वो फैब्रिक पानी को पास आउट नहीं करता। अगर करता हो तो वो छाते के अंदर से भी पानी टपकने लग जाएगा, है ना। और वो ऊपर से जो अम्ब्रेला है वो भी जल्दी सूख जाता है। तो देखो कितना कमाल का फाइबर है। दे ड्राई अप क्विकली, आर ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, बहुत सस्ता है, ज्यादा चलने वाला है, रेडिली अवेलेबल, हर जगह अवेलेबल है, इजी टू मेंटेन करना इजी है, क्योंकि ना तो उस पर रिंकल पड़ते, ना वो एब्रेज होता, ना वो घिसता है, और वो बहुत लॉन्ग लाइफ तक चलता है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योर सेल्फ। Take 2 cloth pieces of same size, roughly half a meter square size. One of these should be from natural fiber and other should be synthetic fiber. तो आपको 2 क्लॉथ के पीस लेने हैं सेम साइज के। सपोज कुछ भी ले सकते हैं, हाफ मीटर स्क्वायर का साइज ले सकते हो। तो एक नेचुरल फाइबर लेना है, एक सिंथेटिक फाइबर लेना है। आपको दोनों को अलग अलग कंटेनर में दो, सपोज आप मग ले लीजिए, उसमें थोड़ा थोड़ा इक्वल पानी डालना है, दोनों में बराबर पानी डालना है, और दोनों क्लोथ्स को आपने उसमें भिगो देना है। ठीक है। भिगोने के बाद थोड़ी देर बाद आप उनमें से पानी को निचोड़ के बाहर निकालोगे और उनको आपने सनलाइट में, धूप में डाल देना है। तो कौन सा जल्दी सूखेगा, अब आप मुझे बताइए कौन सा जल्दी सूखेगा। जाहिर सी बात है जो सिंथेटिक फाइबर है उसने लेस पानी एब्जॉर्ब किया है, कम पानी एब्जॉर्ब किया है, और तो वो जल्दी सूखेगा। जिसने कम पानी एब्जॉर्ब किया है तो जल्दी सूखेगा। आप अपने मग्स में भी उसे आप चेक कर सकते हो कि किस मग में कितना पानी बचा है। ठीक है। तो जो सिंथेटिक फाइबर है उस वाले मग में ज्यादा पानी बचा होगा, क्योंकि उसने कम सोखा है, कम एब्जॉर्ब किया है, और वो जल्दी ड्राई भी हो जाएगा। देन नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिक। प्लास्टिक की कई चीजें आपके घर में होती हैं। तो प्लास्टिक में ये जो टाइप्स हैं देखिए, लीनियर टाइप का प्लास्टिक, ये लीनियर, एंड ये क्रॉस लिंक्ड। आपको इस डायग्राम से ही दिख रहा है कि एक दूसरे के साथ टुगेदरली ये जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो ये क्रॉस लिंक है और ये लीनियर है। ठीक है। प्लास्टिक इज आल्सो अ पॉलीमर लाइक
सिंथेटिक फाइबर। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट। सभी प्लास्टिक का अरेंजमेंट सेम नहीं होता। इन सम ऑफ लीनियर, कुछ लीनियर है, कुछ क्रॉस लिंक है। अभी जैसे कि आपने यहाँ डायग्राम में देखा, ये लाइन फॉर्म में लीनियर, ये क्रॉस फॉर्म में है। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन पॉसिबल शेप, इन ऑल पॉसिबल शेप। प्लास्टिक फाइबर हर एक शेप में प्रेजेंट होते हैं और साइज भी आप देख ही रहे हो। जैसे ये चेयर है, चेयर छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं। ये डस्टबिन है, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। तो हर एक शेप के, हर एक साइज के आपको मिल जाएंगे, ठीक है। द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज इजिली मोल्डेबल। प्लास्टिक को इजिली मोल्ड किया जा सकता है, किसी भी शेप में चेंज किया जा सकता है। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल, प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा सकता है, रीयूज किया जा सकता है और कलर किया जा सकता है, मेल्ट किया जा सकता है, रोल इनटू शीट फॉर्म में रोल किया जा सकता है और मेड इनटू वायर्स में बदला जा सकता है। दैट इज व्हाई इट फाइंड सच वैरायटी ऑफ यूजेस। इसलिए इसका घरों में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। पॉलीथीन, पॉली प्लस इथीन इज एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। ये प्लास्टिक एग्जाम्पल, इट इज मेड फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग्स। पॉलीथीन के बैग बनाने के लिए पॉली प्लस इथीन का यूज किया जाता है। ट्राई टू बैंड दिस पीस ऑफ प्लास्टिक। आप प्लास्टिक के किसी टुकड़े को बैंड करने की कोशिश कीजिए। क्या सभी तरह के प्लास्टिक इजिली बैंड हो सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक इजिली बैंड बट सम नॉट। कुछ बैंड करते ही ब्रेक हो जाएंगे। When we add hot water to a plastic bottle, जब आप प्लास्टिक बोतल में गर्म पानी ऐड करोगे, इट गेट डिफॉर्म। आप गर्मा गर्म पानी डालिए किसी प्लास्टिक की बोतल में, वो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, शेपलेस हो जाएगी। वो सच प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म इजिली। ऐसे प्लास्टिक को इजिली शेपलेस किया जा सकता है, डिफॉर्म किया जा सकता है, इसको रिसाइकिल किया जा सकता है इजिली ऑन हीटिंग, गर्म करने पे। दैट कैन बी बेंट इजिली। जो प्लास्टिक इजिली गर्म करने पर मेल्ट हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है, इजिली बेंट हो जाता है, उस प्लास्टिक को कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। एग्जाम्पल पॉलीथीन, PVC, polyvinyl chloride are the example of thermoplastic. They are used for manufacturing toy. बच्चों के जो टॉय होते हैं, कोम्ब, कंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर। बहुत सारे कंटेनर होते हैं आपकी किचन में, बाउल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, या प्लास्टिक के गमले आते हैं, ठीक है। ऑन अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक, कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो एक बार मोल्ड हो गए, विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग। एक बार जो बन गया उसे आप हीट करने पे सॉफ्ट नहीं कर सकते। हीट करने से वो जल के खत्म ही हो जाता है, समझ रहे हो। एक ऐसा प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक जिसको हीट करने से वो डिफॉर्म हो जाता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, आप उसे किसी और अदर चीज में रिसाइकिल कर सकते हो। और दूसरा प्लास्टिक है थर्मोसेटिंग, जो एक बार सेट हो गया तो वो उसको दोबारा से दूसरी शेप देना नामुमकिन है। जो एक बार मोल्ड हो गया, एक बार जैसा बन गया वो वैसा ही रहेगा, उसे हीट करने पे वो सॉफ्ट नहीं होता बल्कि वो जल जाता है, खत्म हो जाता है। तो एग्जाम्पल आर बेकेलाइट एंड मेलानिन। बेकेलाइट एंड मेलानिन एग्जाम्पल याद करने हैं दोनों के आपने, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है पॉलीथीन एंड PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल है बेकेलाइट एंड मेलामाइन। बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेकेलाइट हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस। ये जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं घरों में, प्लग होते हैं, हैंडल ऑफ वेरियस यूटेंसिल, जो भी आपके घरों में यूटेंसिल हैं, जैसे कि फ्राई पैन है, उसका जो हैंडल होता है वो किससे बना होता है? बेकेलाइट से। स्विचेस बेकेलाइट से, एक्सेट्रा। मेलामाइन इज वर्सेटाइल मटेरियल, इट रेजिस्ट फायर। मेलामाइन एक अच्छा, वर्सेटाइल का मतलब बहुत ही यूजफुल मटेरियल है, बहुत ही इसके गुण है। देखिए क्या, इट रेजिस्ट फायर, ये फायर को रेजिस्ट करता है, फायर को रोकता है। कैन टॉलरेट हीट बेटर, अगर गर्म भी हो गया तो उसे वो टॉलरेट कर जाता है, सहन कर जाता है, देन अदर प्लास्टिक। अब बाकी का प्लास्टिक को हीट करेंगे तो वो शेपलेस हो जाएगा, लेकिन मेलामाइन जो होता है उसको अगर हीट लग भी रही है तो वो नहीं होता, शेपलेस नहीं होता। इट इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल। ये फ्लोर टाइल बनाने के, किचन वेयर
एंड फैब्रिक विच रेजिस्ट फायर, जो फायर को रोकते हैं वो वाले कपड़े। जैसे आग के अंदर अगर किसी को जाना है, जरूरी है कि आग में जाके कहीं आग लग गई है, तो ये बहुत से बड़े बड़े शहरों में होता है, आग लगने के बाद आग के अंदर जाना पड़ता है, तो कुछ सामान ऐसा होता है जो लाना जरूरी है। तो आग जो फायर प्रूफ कपड़े होते हैं, फायर प्रूफ कॉस्ट्यूम अलग होता है, फायर प्रूफ कॉस्ट्यूम डालकर अंदर जाया जा सकता है, तो आग नहीं पकड़ती उन कपड़ों को। ठीक है, फिगर 3.8 शो द वेरियस यूजेस ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, प्लग, ठीक है, ये आपके प्लेट्स वगैरह जो भी गिरते ही जो टूट जाती है, जिसको आप हीट करोगे तो वो काली ब्लैक होकर बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी। ठीक है, और थर्मोप्लास्टिक में ये आपके जो वायर्स हैं ये, और जो आप जिन डब्बों में, जिन कंटेनर में आप चीनी वगैरह रखते हो ये, या फिर पानी की बॉटल्स होती हैं, वो थर्मोप्लास्टिक होती हैं, वो दोबारा से रीयूज रिसाइकिल की जा सकती हैं। Plastic as materials of choice. Today, if we think of storing a food item, water, milk, pickle, dry food, and etc., plastic containers seem most convenient. आजकल जो भी हम खाना स्टोर करना चाहते हैं, चाहे वो फूड आइटम कुछ भी हो, वाटर, मिल्क, पिकल, अचार, ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, ड्राई फूड, और प्लास्टिक कंटेनर में ही रखते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, क्योंकि वो हल्का होता है, लो प्राइस, सस्ता होता है, गुड स्ट्रेंथ, गिर जाए तो टूटता नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, इजीली हैंडलिंग, अच्छे से हैंडल किया जा सकता है। बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल, बजाय इसके मेटल का कोई बर्तन लेंगे तो वो भारी भी होगा, है ना, तो और महंगा भी होगा। प्लास्टिक्स आर यूज इन कार, प्लास्टिक कार में, एयरक्राफ्ट्स में, स्पेस क्राफ्ट्स में यूज किया जाता है। द लिस्ट इज एंडलेस, मतलब इतना ज्यादा यूज किया जाता है कि इसकी लिस्ट पूरी तरह से बनानी मुश्किल है, मतलब हम बहुत सी चीजें इसमें ऐड नहीं कर पाएंगे, मतलब इतने ज्यादा है। ठीक है, इफ वी स्टार्ट कंटिन्यू आर्टिकल लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस, etc. Plastic is non-reactive. You know that metals like iron get rusted. आयरन का कोई भी बर्तन लो उसमें जंग लग जाएगी, रस्टी हो जाएगा। When left exposed to moisture and air, उसे आप मॉइस्चर या एयर के कांटेक्ट में रखने पे उसमें जंग लग जाएगी, रस्टी हो जाएगा। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर। प्लास्टिक में कुछ भी ऐसा बदलाव नहीं आएगा। दे आर नॉट corroded, उसमें जंग नहीं लगता। दैट इज वाई दे आर यूज टू स्टोर, मतलब एक प्लास्टिक का कोई भी बाउल है, कोई भी बर्तन है, बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। ठीक है, प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग, मजबूत होता है, ड्यूरेबल, ज्यादा चलने वाला होता है। टॉक टू योर पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट दैट वर यूज इन द पास्ट। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिए कि किस तरह की बकेट यूज करते थे पुराने जमाने में, बाल्टी यूज करते थे, और व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द बकेट और मग्स यू आर यूजिंग टुडे। और आज की डेट में आप कौन सी बाल्टी, बकेट यूज करते हो, मग यूज करते हो। पहले के जमाने में मेटल की, लोहे की बाल्टी, लोहे का ही मग्गा यूज किया जाता था, मग, उसे मग्गा बोलते थे। ठीक है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक कंटेनर। क्या एडवांटेज है, क्योंकि वो देखो लाइट है। पहले वो बाल्टी उठती भी नहीं थी, इतनी भारी होती थी, खाली बाल्टी, इम्पेटी बाल्टी ही बहुत ही भारी होती थी, और भरने के बाद तो वो हिलती भी नहीं थी। लेकिन आजकल क्या, बड़ी लाइट वेटेड बाल्टी, बकेट्स आ रही हैं। ठीक है, तो सिंस प्लास्टिक इज वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइज, अलग अलग शेप के सुंदर बकेट्स आ रही है। इट इज यूज फॉर वेरियस पर्पज। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल। प्लास्टिक सस्ता होता है मेटल से। दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स। मेक अ लिस्ट, आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें प्लास्टिक के कंटेनर को आप डेली यूज करते हो। बहुत सिंपल चैप्टर है बच्चों। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स। हाँ जी, प्लास्टिक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, एंड दैट इज वाई इलेक्ट्रिकल वायर हैव प्लास्टिक कवरिंग। प्लास्टिक में करंट फ्लो नहीं होता, इसलिए जो वायर्स होती हैं उसमें प्लास्टिक की कवरिंग होती है, ताकि आपका हाथ भी लग जाए वायर पे तो आपको करंट ना आए। हैंडल ऑफ स्क्रू ड्राइवर, कोई भी स्क्रू है उसका हैंडल प्लास्टिक का होता है। ठीक है, तो डिड यू नो प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिवली यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी प्लास्टिक यूज किया जाता है। सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ देयर यूज आर पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स।
टैबलेट जो होते हैं उसकी पैकेज करने में। थ्रेड्स यूज फॉर स्टिचिंग वाउंड्स। वाउंड क्या होता है बेटा, जैसे कोई घाव हो गया है, कोई चोट लग गई है तो उसको स्टिचेस करने में जो धागा यूज होता है वो भी प्लास्टिक का होता है। सिरिंज जिसमें वैक्सीन टीका लगता है, वो सिरिंज पहले कांच की आती थी, गिर जाए तो टूट जाती थी, लेकिन अब वो सिरिंज प्लास्टिक की आती है। डॉक्टर्स ग्लव्स, जो ग्लव हाथ में पहनते हैं वो भी प्लास्टिक के होते हैं, और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट भी प्लास्टिक के होते हैं। तो बहुत सी चीजें प्लास्टिक की बनी होती है। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर, किचन के बर्तन इन माइक्रोवेव ओवन। अब आप कोई मेटल का, लोहे का या स्टील का गिलास रख दीजिए ओवन में, वो आपका ओवन ही शायद खराब हो जाए, है ना। तो प्लास्टिक का कुछ भी बर्तन रखेंगे आप और उसमें कुछ भी चावल या कुछ रखेंगे तो वो एकदम अच्छे से गर्म हो जाएगा और प्लास्टिक का कंटेनर खराब भी नहीं होगा। इन माइक्रोवेव ओवन्स द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल। फूड को कुक कर देते हैं लेकिन प्लास्टिक वेसल को कोई इफेक्ट नहीं होता। टेफ्लॉन, और व्हाट इज टेफ्लॉन, अब मैं आपको बताऊं। जो नॉन स्टिकी बर्तन होते हैं, नॉन स्टिकी तवा, नॉन स्टिकी फ्राई पैन, उसमें एक टेफ्लॉन नाम के केमिकल की परत चढ़ी होती है। ठीक है, ऐसी परत चढ़ी होती है जिससे आपको, आप डोसा या ऑमलेट कुछ भी बनाते हैं तो वो चिपकता नहीं है। आपको ऑयल लगाने की, अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, टेफ्लॉन इज ए स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल और वाटर डू नॉट स्टिक, जिस पर ऑयल या पानी स्टिक नहीं होता। इट इज यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर्स, मतलब जो भी फ्राई पैन होता है नॉन स्टिक की, उसमें टेफ्लॉन की एक लेयर होती है। ठीक है, नाउ टाइप ऑफ वेस्ट क्या हो सकते हैं आपके, इसके बाद आप यहाँ आइए। फायर प्रूफ प्लास्टिक ऐसा जो फायर प्रूफ हो। ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर कैच फायर इजिली, हालांकि सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं, हमें थोड़ी देर पहले पढ़ा है, बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं फायर को और बॉडी से चिपक जाते हैं। ठीक है, it is interesting to know that the uniform of firemen have coating of melamine plastic। फायरमैन की जो यूनिफॉर्म होती है, फायरमैन का बच्चे ये काम होता है कि कहीं आग लग गई, अंदर कोई बच्चा है या कोई ऐसा सामान है तो वो फायरमैन कपड़े पहन के, यूनिफॉर्म पहन के वो फायर के अंदर जा सकता है, तो उसे कुछ भी नहीं होगा, जलेगा नहीं, वो कपड़ा ही नहीं जलेगा, तो फायरमैन को भी कैसे फायर लगेगी, है ना। तो वो मेलामाइन प्लास्टिक का यूनिफॉर्म होता है टू मेक देम फ्लेम रेजिस्टेंट, फ्लेम को रेजिस्ट करता है, फ्लेम को फैलने से बचाता है। ठीक है, प्लास्टिक इन द एनवायरमेंट व्हेन वी गो टू द मार्केट, जब हम मार्केट में जाते हैं, वी यूजुअली गेट थिंग रैप्ड इन द प्लास्टिक और पैक्ड इन पॉलीथीन बैग्स। हम बहुत सी चीजें देखते हैं जो प्लास्टिक के बैग्स में रैप हैं। दिस इज वन रीजन वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग एक्यूमुलेट इन आवर होम। हम हमारे घर में भी जो भी सब्जी लाते हैं, कुछ भी है, आप सुबह से स्टार्ट हो जाइए, रात तक देखिए हम कितना प्लास्टिक यूज करते हैं। पॉलीथीन हो गया, कुरकुरे का पैकेट, चिप्स का पैकेट और बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड्स इट्स वे टू द गार्बेज। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज मेजर प्रॉब्लम। प्लास्टिक ऐसा है, अगर आप जैसे पील्स ऑफ वेजिटेबल, सब्जी के जो भी छिलके हैं, अगर आप उसे एक मिट्टी के ऊपर, मिट्टी में गड्ढा खोदकर उसमें डालते हो तो वो थोड़े दिन बाद डिकम्पोज हो जाएगा, डिग्रेडेबल है। लेकिन प्लास्टिक को अगर आप गड्ढे में दबाते हो और 1000 साल बाद भी निकालेंगे ना, 100 सालों बाद भी, तो एज इट इज प्लास्टिक निकलेगा, तो वो डिकम्पोज नहीं हो पाता। प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, अब मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज, एक मटेरियल जो डिकम्पोज हो जाता है नेचुरली, जैसे सब्जियों के छिलके अगर हम मिट्टी में फेंक दें तो थोड़े दिन बाद वो डिकम्पोज हो जाते हैं। सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया, उस पर छोटे छोटे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और उसे बायोडिग्रेडेबल, इसे बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, उसे वो मैन्योर में, तो उसे वो डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, अ मटेरियल विच इज नॉट इजीली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस, नेचर के थ्रू जो मटेरियल डिकम्पोज नहीं हो पाता, जैसे कि प्लास्टिक, उसे बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल जो इजीली डिकम्पोज हो जाए, जैसे किचन से निकला हुआ कुछ भी खाने पीने की चीजें, फ्रूट के पील्स, वेजिटेबल के पील्स। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल जो इजीली डिकम्पोज नहीं होता, जैसे प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया। ठीक है, पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ, जो भी खाना बचा हुआ है, ये सब 1-2 वीक के बाद डिकम्पोज हो जाता है, उसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और वो बायोडिग्रेडेबल होता है और वो इजीली डिकम्पोज हो जाता है।
पेपर आल्सो बायोडिग्रेडेबल, पेपर भी अगर आप पेपर को भी फेंक देंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, एक गड्ढे में दबा देंगे पिट खोद के, तो 10 to 30 डेज में। कॉटन क्लॉथ बायोडिग्रेडेबल, कुछ महीने लगेंगे इसे डिकम्पोज होने में। वुड आल्सो 10 to 15 ईयर के बाद वुड भी डिकम्पोज हो जाएगी, बिल्कुल खोखली हो जाएगी। वुलन क्लॉथ 1 साल में वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। लेकिन टिन, एल्यूमिनियम और मेटल के कैंस 500 ईयर, 100 to 500 ईयर, तो these are non biodegradable, and plastic bag several years, these are also non biodegradable, क्योंकि ये बिल्कुल भी डिकम्पोज नहीं होते। Since plastic takes several years to decompose, it is not environment friendly, it cause environmental pollution, जो कई साल तक डिकम्पोज, कई सालों में डिकम्पोज होते हैं। इट इज नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली, एनवायरमेंट के दुश्मन है ये, पॉल्यूशन फैला रहे हैं। बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो, क्योंकि इनका जो प्रोसेस है डिकम्पोज होने का ये इतना स्लो है, और इसको अगर बर्न भी कर दे तो इतना ये स्मोक, धुआं उठाएगा कि पोल्यूशन, बहुत ही पोल्यूशन फैल जाएगा, सारी एयर, नियर बाय एयर सारी खराब हो जाएगी। इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न इजिली, इसको अच्छे से बर्न नहीं किया जा सकता। इन द प्रोसेस इट रिलीज लोड्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम, वही मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इसे जलाएंगे तो ये बहुत से लोड्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम, धुआं, बहुत ही जहरीला धुआं एटमॉस्फेयर में छोड़ेगा और एयर पोल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हाउ यू एवर सीन अ गार्बेज डंप, आपने कभी गार्बेज का कूड़ा करकट का डंप देखा है? वेयर एनिमल आर ईटिंग गार्बेज, जहाँ पे एनिमल गार्बेज को खाते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट दे स्वेलो मटेरियल लाइक पॉलीथीन, अब जो एनिमल है बेचारे वो खाते हैं, फूड खाते हैं, वहां से कचरे से उठा के, कचरे से वो खाना खाते हैं, तो वो कुछ मटेरियल भी स्वेलो कर जाते हैं, खा जाते हैं, जैसे पॉलीथीन बैग्स, रैपर ऑफ फूड का रैपर। कैन यू इमेजिन कि उनके पेट में जाके क्या होता होगा? वो उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं और डेथ हो जाती है, उनके पेट में इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है एनिमल की। द पॉली बैग्स केयरलेसली थ्रो हेयर, हम पॉली बैग्स को फेंक देते हैं, हमें उन्हें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, ठीक है, ऐसे गली पे, सड़कों में नहीं फेंकना चाहिए। वी आर केयरलेस, हम केयरलेस हैं, थ्रो, फेंक देते हैं रैपर्स ऑफ चिप्स, बिस्किट एंड अदर ईटेबल ऑन द रोड, पार्क में, पिकनिक प्लेस पे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बताइए, आपको ऐसा करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताना। अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, अवॉइड कीजिए, प्लास्टिक को यूज कम कीजिए। मेक यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट। अब ये वो है बच्चे कि आप कैसे बचा जा सकता है इस प्रॉब्लम से। तो आप क्या यूज करेंगे? प्लास्टिक बैग की जगह आप कॉटन और जूट के बैग यूज करेंगे जब आप शॉपिंग के लिए जाएंगे। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सेपरेटली कलेक्ट करेंगे, डिस्पोज ऑफ करेंगे सेपरेट, ठीक है। प्रैक्टिस दिस इन योर होम। कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज in which you can contribute toward the reducing the use of plastic material? It is better to recycle plastic waste. अब प्लास्टिक का जो भी मटेरियल होता है, अगर वो थर्मोसेटिंग है तो वो नहीं हो पाता रिसाइकिल। अगर वो थर्मोप्लास्टिक है, जैसे टॉय वगैरह होते हैं या घर के किचन वेयर होते हैं, वो रिसाइकिल हो जाते हैं। इसलिए उसे प्लास्टिक इंडस्ट्री में भेज देना चाहिए ताकि वो रिसाइकिल हो जाए, बजाय हम उसे फेंक दें, ठीक है। फेंकना नहीं चाहिए। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल। मेक अ लिस्ट, एक लिस्ट बनाइए कि घर में ये थर्मोप्लास्टिक है तो आप उसे इंडस्ट्री में भेज सकते हैं, ठीक है। एक और चीज है, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मेंबर, आप अगर एक अच्छे इंसान है तो आप 5R का यूज कीजिए, 5R प्रिंसिपल, जैसे रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर, रिफ्यूज। रिड्यूस मतलब आप कम से कम यूज कीजिए। अब सपोज कि इस साल मैंने पानी की बोतल्स खरीदी हैं, तो नेक्स्ट ईयर जब गर्मियाँ आएंगी तो मैं सोचूंगी कि अरे भाई ये तो पुरानी पानी की बोतल्स हैं, ये तो पुरानी होगी, मैं तो नई लाती हूँ, इनको फेंक देती हूँ। तो ये अच्छी बात नहीं है ना मेरे लिए, मेरे पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं और मैंने वो पानी की बोतल्स का भी वेस्टेज कर दिया, तो एनवायरनमेंट पोल्यूट हो जाता है ऐसे। तो रिड्यूस, कम से कम यूज करो। रीयूज, उसे वापस यूज कर लो, ठीक है।
क्या हो गया अगर इस साल भी मैं वही पुरानी प्लास्टिक की बोतल को धोकर यूज कर लूंगी? तो रीयूज कर लो। रिड्यूस मतलब कम से कम यूज करो। रिसाइकिल, अगर वो बिल्कुल ही खराब हो गई है तो आप इसे प्लास्टिक इंडस्ट्री में बेच दीजिए, दे आइए, तो वहाँ पे वो रिसाइकिल हो जाएगा। रिकवर, उसे रिकवर किया जा सकता है। रिफ्यूज, आप छोड़ दीजिए, मना कर दीजिए कि मुझे ये यूज ही नहीं करना, ठीक है। डेवलप हैबिट विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, ये जो 5 आप रूल 5R का मतलब 5 रूल जो है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर एंड रिफ्यूज, तो इससे आप एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, तो आप इसका यूज करके एनवायरमेंट को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज ऑन द रोड, रोड पर या रिवर, नहरों में प्लास्टिक की बॉटल्स, प्लास्टिक के बैग, पॉलीथीन मत फेंकिए। टेक ए कॉटन कैरी बैग, जूट बैग, जब आप शॉपिंग पे जाते हैं तो ये वाले बैग यूज कीजिए, कैरी बैग, कॉटन का कैरी बैग या जूट बैग। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, कम से कम, मिनिमाइज मतलब कम से कम यूज कीजिए प्लास्टिक के मटेरियल का। यूज ए स्टील लंच बॉक्स यूज कीजिए प्लास्टिक के बॉक्स की जगह पे, ठीक है। तो आप सब प्लास्टिक का टिफिन ना ले जाकर अब स्टील का टिफिन ले जाएंगे आगे से। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, तो आपको ये चैप्टर कंप्लीट करवा दिया गया है। इसकी एक्सरसाइज है, आप एक्सरसाइज चैप्टर को 2 बार सुनेंगे और एक्सरसाइज खुद से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चैप्टर आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।